बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स और हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसको भी बेसिकली हमने एक ऐसा मौजू सेलेक्ट किया है जो कि हर घर की बीमारी है, हर फर्द की बीमारी है कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो गया तो अब हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमने किस तरह जो है वो अपने आप को छुटकारा दिलाना है, किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। इसी तरह आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो उसको कार्डियक इश्यूज़ हैं, उसको दिल के मसाइल हैं। कई लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं और उनकी कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब मेरी लेफ़्ट साइड जो है ये सुन्न रहती है, वज़नी रहती है, हाथ पाँव में कीड़ियाँ चलती हैं, सम टाइम राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे होता है। और कुछ ऐसे लोग भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं डेली बेसिस पे कि वो चेस्ट पेन के साथ आते हैं। फिर वो कहते हैं चेस्ट से पेन स्टार्ट होता है, बैक पे जाता है, फिर पूरी छाती में पेन भी फैलता है और सम टाइम वो कहते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उनको दर्द होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर। और बेशुमार ऐसे पेशेंट भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं जिनके हाथ पाँव स्वेल होते हैं और जिनको अगर हम अपनी फिंगर के साथ उसको दबा के देखें तो वो नज़र आ रहा होता है कि इसमें स्वेलिंग भी है और में भी हो सकता है कोई पानी का इजमा भी है, एडीमा भी है। इसी तरह ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं जिनकी आइज़ के नीचे स्वेलिंग होती है, आंखें मोटी होती हैं, सांस चढ़ता है, हाथ पाँव सुन्न होते हैं। तो इसलिए हमने आज के इस मौजू को रेलिवेंट बनाया कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फिर हमने देखा कि कार्डियक इशू को भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल को, कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, अगर आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और अगर आपको कार्डियक इशू हैं, सम टाइम आप ECG वगैरह करवाते हैं, आपको कुछ मसाइल निकलते हैं, या आप कार्डियक के प्रॉपर मरीज़ हैं और आप कंटिन्यू उसकी दवाइयाँ खाते हैं, आप किसी भी दिल वाले अस्पताल से या किसी भी कार्डियक यानी दिल के डॉक्टर के आप उसके मरीज़ हैं या प्रॉपर उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे आसान बनाना है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। और कई महीनों से हम इसकी सिलेक्शन कर रहे थे प्रोग्राम की, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत और आप लोगों की खिदमत में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको मैनेज करें। चूँकि हमारी ऑडियंस जानती है कि मेरे इस प्रोग्राम में हमेशा एक्सपर्ट आते हैं और वो आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मिथ्स जो आपने लोगों से सुनी हो, कुछ कन्फ्यूजन हो आपकी किसी भी बीमारी से रेलिवेंट, उसको हम अपने एक्सपर्ट को यहाँ पे बुला के बेस्ड ऑन साइंस आपके उन तमाम मसाइल का हल तलाश करते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि आपको वेल अवेयर किया जाए, वेल एजुकेट किया जाए, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर आने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हैं, तो आपको पता चले कि अगर मेरी बॉडी के अंदर ऐसा कोई मसला है तो मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और कहाँ जाके मुझे अपना इलाज करवाना है। हमारे इस प्रोग्राम का विजन, पर्पस, मकसद वो एक है, वो अपनी ऑडियंस को वेल अवेयर करना है, वेल एजुकेट करना है, उनको उनकी बीमारी के बारे में आगाही देना है। जैसा कि मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि हमारे इस मुल्क की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो 25 करोड़ है, इंडिया को साथ मिलाया जाए तकरीबन वो 1.25 अरब है, और इसी तरह अगर हम ईरान को मिलाएं, इसी तरह हम अफ़गानिस्तान को मिलाएं, बांग्लादेश को मिलाएं, तो ये पूरा एक ख़ित्ता जो है, बर-ए-आज़म एशिया का जो ख़ित्ता है जो उर्दू लैंग्वेज को समझता है, ये तकरीबन 2.25 अरब की आबादी है जो कहीं ना कहीं उर्दू को अच्छे अंदाज में समझते हैं। तो हम जब ये वीलॉग बनाएंगे, हम जब ये प्रोग्राम करेंगे, तो इस प्रोग्राम के तवस्सल के साथ लोग वो जो इस ज़बान को समझते होंगे उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ होंगी। तो मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं कि जिनको मैं ये कहता हूँ कि प्रिंसेस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर।
डॉक्टर नरेश कुमार खुराना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम CME प्रोग्राम कहते हैं, जिनको डॉक्टरों के नॉलेज को अपडेट करते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे HOs होते हैं, PG होते हैं, कंसल्टेंट हैं, एसोसिएट हैं, उनको भी डिफरेंट जितनी भी दुनिया में आगाही हो रही होती है या मेडिकल में जिद्दत आ रही होती है, जदीद टेक्नोलॉजी से उनको आरास्ता करवाते हैं और डॉक्टर्स के नॉलेज को अपडेट करते हैं, और हर नई आने वाली बीमारी के ऊपर जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको भी आगाही देते हैं ताकि वो आप लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना सकें। सर चूँकि इस वक्त HOD हैं सेंट्रल पार्क जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है उसके HOD हैं, उससे पहले भी बेशुमार जो है वो सर की खिदमात हैं, शालीमार से लेके सरगोदा, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज़, दुनिया भर में घूमते रहते हैं अपनी इस फील्ड की तलाश में और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और ख़ुद अपने आप को वेल अवेयर करने के लिए। तो मेरे साथ एक तो सर ने यहाँ पे हमें टाइम दिया, सर आपका शुक्रिया। थैंक यू। अब सर हम आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक पूरा सिनेरियो बनाया, अपने व्यूअर्स को ये बताया कि हम किस प्रोग्राम और किस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम ये सबसे पहले आगाज़ ये करते हैं कि आजकल दिल की बीमारियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं? डॉक्टर तनवीर, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है जनरल फोरम्स पे जब भी हम कहीं जाते हैं। अगर आप 20-30 साल पहले देखें तो इसी लाहौर शहर में शायद आपको 30-40 साल पहले कोई एंजियोग्राफी लैब नहीं मिलती थी। ऐसे सर लोग अक्सर कहते हैं पहले हार्ट अटैक इतने नहीं होते थे, अब क्यों हैं। किसी दौर में तसव्वुर ये किया जाता था ये शायद अमीरों की बीमारी है, गरीबों में नहीं है। अब आपको गरीबों में भी ये ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। गरीबों से मुराद लो सोशल इकनॉमिक, जिनके पास इनकम कम है। इसकी प्राइमरी जो वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तर्ज़ ज़िंदगी। ठीक है। हम एक लिहाज से मज़दूरों की औलाद हैं। ठीक है। हमारे आबा व अजदाद मेहनत करते थे, काश्तकारी करना, चलना फिरना। यही वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को साइकिल प्रोवाइड करता था। पीको और सोराब साइकिल यहाँ बनती थी। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये वो नेशन थी जो मेहनत करती थी, साइकिल पे घूमती थी, पैदल घूमती थी, चलना फिरना था। ऐसे अब हम सडनली हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, हमारी सेकंड जनरेशन में। ठीक है। अब आपको साइकिल बहुत नज़र कम नहीं नज़र आता। आएगी, फुटपाथ पे लोग कम नज़र आएंगे, वॉक करते हुए कम नज़र आएंगे। ऐसे। एक तो ये वजह हुई। दूसरी वजह हुई हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बैठना। अब हम बैठना पसंद करते हैं। हम कार में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, लिफ्ट में चलते हैं। ऐसे। लिफ्ट में हम ट्रैवल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पैदल कम चलें। फिर है हमारा खाना पीना। ठीक है। हमने अपने खाने पीने में बहुत सारी चेंजेस कर दी। मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, दिल की बीमारियां होना वहाँ हैं जहाँ पे आप फास्ट फूड या फिर वो चीज़ें जो सेहत को नुकसान दे रही हैं वो आप खा पी रहे हैं। ऐसे। मैं किसी सीरीज़ का नाम तो नहीं लूँगा जो यहाँ पे कमर्शियल रोज में है, लेकिन ये देखा गया है कि जिन माशरों में फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है वहाँ दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसे सर। अब हम खुद, आपको पता है हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, ऐसे। तो उसकी वजह बनी। तीसरी वजह जो है वो है शुगर, यानी डायबिटीज़ का ज़्यादा होना। ठीक है। पाकिस्तान में हम चाइना और इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं डायबिटीज़ में, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम पहले नंबर पे हैं। तो शुगर का ज़्यादा होना। हमारे यहाँ हर चौथा शख्स जिसकी 40 साल से उम्र ज़्यादा है, पहले के ग्राफ ये थे कि वो हाइपरटेंसिव है, अब तो कहा जाता है कि इवन 30 साल से उम्र ज़्यादा है वो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। ये तमाम वजूहत बनी। चौथी इसमें है सिगरेट का इस्तेमाल। ठीक है। स्मोकिंग आप देख रहे हैं हमारी यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, वैप का इस्तेमाल ज़्यादा है। ये तमाम वजूहत मिल के दिल पे असर अंदाज होती हैं, इसलिए दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अब आपको इंसिडेंस ज़्यादा मिलेगा। अब आप देखेंगे कि आपको एंजियोग्राफी लैब्स हद से ज़्यादा मिलेंगी। आप अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाएँ वहाँ पे हद से ज़्यादा आपको दिल के मरीज़ मिलेंगे। ऐसे सर। और हर घर में एक आध दिल का मरीज़ ज़रूर है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे तो ये तो हमने बात कर ली कि लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को दिल के मसाइल हैं। अब दिल से रेलिवेंट दूसरी अगर हम बात करें, जो कुछ लोगों को रूहानी प्रॉब्लम है और कुछ लोगों को जो है उनकी लाइफ पार्टनर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग मोहब्बत में गुम में अपना दिल दे बैठते, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये मसला हो गया। अब हम ये देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं किसी क्लिनिक पे गई थी या गया था तो मेरा बीपी हाई हो गया था, उन्होंने मुझे दवाई लिखी, मैंने 10 दिन खाई तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। अब मैंने दवाई छोड़ दी। कभी कभार मैं खा लेती हूँ जब मुझे पता चलता है कि मेरा बीपी तेज़ है। तो मैं पूछता हूँ कि कैसे पता चलता है?
तो वो कहते हैं जब मेरे सर में दर्द हो या ऐसा कुछ हो। तो इसमें कितनी रियलिटी है कि ब्लड प्रेशर का सर दर्द के साथ या आपकी बॉडी की वाइब्रेशन के साथ कोई लिंक है? हाँ, पहले ये समझने की बात है, देखिए ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है ब्लड प्रेशर चेक करने से। ठीक है। अगर आप बीपी ऑपरेटर से ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं और नंबर्स उसके नोट कर रहे हैं तब ही ब्लड प्रेशर का पता चलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर की अलामत सर दर्द हो, बॉडी में वाइब्रेशन हो। कुछ पेशेंट में ज़रूर होता है, कुछ पेशेंट्स में कि सर दर्द होना शुरू हुआ, कमर में दर्द होना शुरू हुआ और उन्हें फ़ील हो, लेकिन मोर देन 90% केसेस में, 95% केसेस में कोई अलामत नहीं होती। आप देखेंगे अक्सर बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा होता लेकिन उनका ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है ब्लड प्रेशर चेक करने से। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो प्लीज़ डेली बेसिस पे घर पे अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। उसकी कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर हैं, उसकी कुछ एहतियात हैं कि किस तरह चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं और डेली के नंबर्स लिखें। नंबर 1, अगर आपका मॉलेज, आपका डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लिख रहा है तो उसे रेगुलर लें, उसे छोड़ें नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। वो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल उस दवाई की वजह से हो। ये कह देना कि ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है क्योंकि दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसका फ़ैसला आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ें। ख़ुद से प्लीज़ फ़ैसला ना लें क्योंकि इसके नताइज बड़े बुरे निकलते हैं। अगर किसी वक्त ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो ये फालिज की वजह बन सकता है, बीनाई जाने की वजह बन सकता है, हार्ट अटैक होने की वजह बन सकता है। और अगर किनका मुसलसल परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तब इसकी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिल का साइज़ बढ़ जाना, हार्ट फेलियर होना, गुर्दों का फेल हो जाना। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप करीब के किसी भी हॉस्पिटल में, जो आपके करीब में कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ बाकायदगी से चेक करवाएं। हाँ, ये ज़रूर है अक्सर औकात आप अगर जब हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है और घर आके नॉर्मल हो जाते हैं, उसको हम अपनी लैंग्वेज में वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है आप घर पे नंबर्स चेक करें। स्पेशलिटी में हम ये कहते हैं कि हम एक ऐसा बीपी ऑपरेटर्स अटैच कर देते हैं जिसको एम्बुलेटरी बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। वो 24 घंटे के लिए लगा होता है, खुद ही ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है और रिकॉर्ड बना रहा होता है 24 से 48 घंटे का। बट बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं है तो लिमिटेड काउंट में हर किसी को हम लगा नहीं सकते। उसका आसान तरीका यह है कि अपना घर पे बीपी ऑपरेटर्स लें और घर पे बीपी चेक करें और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और जब जब आपको आपका डॉक्टर वापस बुलाए तो उस रिकॉर्ड के साथ उनके पास जाएं ताकि वो आपका बेहतर इलाज कर सकें, आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। अच्छा सर, ये बीपी ऑपरेटर्स की बात हुई तो बाज़ दफ़ा लोग जब क्लिनिक्स पे आते हैं तो अपने घर वाला भी उठा के लेके आते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे वाला लगता सही नहीं है, आप अपने वाले से करें। और आजकल हमने देखा है कि डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर भी डिजिटल जो बीपी ऑपरेटर्स आ गए, लेकिन लोग उस पर मुतमिन नहीं होते, वो फिर भी वो कहते हैं कि जी हैंड वाले से करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स है ये एक्यूरेट होते हैं? बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी भी बीपी ऑपरेटर्स में फ़र्क आ सकता है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं बीपी ऑपरेटर्स के। उसके अंदर एक कफ है जो कि मौसम की वजह से और वैसे भी अगर रिजिड हो जाए, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाए, गर्मी सर्दी में ख़राब हो जाए या फिर लीक कर जाए तो बीपी की रीडिंग गलत आएगी। फिर वो ट्यूबिंग है, फिर ऑपरेटर्स बाय इटसेल्फ है। अगर डिजिटल है हो सकता है उसकी बैटरी का इशू हो सकता है मरकरी वाला अगर बीपी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कफ और मरकरी का इशू आ सकता है। आप स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग वाला बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी आ सकता है। यूजली हम मरकरी वाले बीपी ऑपरेटर्स को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, बट उसके साथ कुछ पेचीदगियाँ थी। मरकरी लीक होती थी, मरकरी हमारे पानी में ज़्यादा पाई जाती थी। अब दुनिया में मरकरी बैन हो रही है। मरकरी वाले बीपी ऑपरेटर्स, मरकरी वाले थर्मामीटर्स को पाबंदी लगाई जा रही है, बट हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव बाकायदा रिसर्च करके डिजिटल है। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, आपको तमाम मॉनिटर्स पे डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स ही मिलेगा। वो रिलायबल है, लेकिन उसको काउंटर चेक ज़रूर करते रहते हैं हर इंस्ट्रूमेंट को। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अपने मॉलेज के पास अपना बीपी ऑपरेटर्स ले जाएं और एट द सेम टाइम दोनों को चेक कर लें ताकि दोनों ऑपरेटर्स का पता चल जाए कि सही कौन सा है, तो ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स रिलायबल है। ठीक है। अच्छा सर, बीपी चेक करने का बेस्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है? बहुत ही आसान, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे हमारी कार्डियोलॉजी गाइडलाइन में इसकी 10 कमेंडमेंट्स होती हैं। आसान तरीका ये है कि आप 5 से 10 मिनट सुकून से बैठे हों, कोई चाय या कॉफ़ी ना पी हो, कोई सिगरेट ना पिए हो जो स्मोकर्स हैं, वॉशरूम जाने की हाजत ना हो। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर साहब जब बीपी बढ़ जाता है तो मैं 7 अप में पानी मिला के पी लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो 7 अप तो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है। वो होता ये है कि वो गैस होती है, बर्प जैसी बेल्चिंग या इवन डकार आती है तो उनका बीपी ठीक हो जाता है। तो ये बीपी के लिए नहीं है। तो इसी तरह से कंफर्टेबल हो, बैक सपोर्ट हो,
आप कमर आपकी सपोर्टेड हो और अगर हाथ रखा हो तो वो दिल के लेवल पे सपोर्टेड हो, लेग्स खुली होनी चाहिए, लेग्स क्रॉस ना हो, ठीक है, और कफ अकॉर्डिंग टू साइज़ होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह बॉडी का वेट है। हाँ, वो हम हाथ के साइज़ के लिहाज से कहते हैं। कभी भी अगर कफ फर्ज करें लूज़ है तो प्लीज़ उस पर हाथ ना रखें, वो तो आपके हाथ का प्रेशर है, बीपी का प्रेशर तो है नहीं, तो उस पर ना रखें। वो कफ अकॉर्डिंग टू साइज़ होना चाहिए और बीपी चेक करते हुए बोलना नहीं है। ये कुछ आसान सी प्रिकॉशंस हैं, अगर इनको कर लिया जाए तो सबसे बेहतर है और अच्छी रिकॉर्डिंग इसके दौरान ही होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक तो चलो बीपी का ये मसला हल हो गया। अब कुछ लोग ये इस तरह के आते हैं कि जी मुझे अब बीपी की गोली लग गई है, क्या ये गोली मेरी छूट सकती है, नहीं छूट सकती? तो इसके बारे में लोगों की जो मिथ है उसको देखें। 95% केसेस में, 95% केसेस में हम अपनी लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% लोगों में होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जिसकी हमें पता हो कि ये गुर्दे की वजह से है या किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या किसी और वजह से ठीक करने से बीपी ठीक हो जाता है। 95% केसेस में अडल्ट में बीपी परसिस्टेंटली रहता है, वो सारी ज़िंदगी रहता है। हम उसे कहते हैं कि अब ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गई हैं, अब आपका ब्लड प्रेशर रेज रहने लग गया है। प्लीज़ अपने तर्ज़ ज़िंदगी बदलें, एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें, नमक का इस्तेमाल कम करें और ये दवाई बाकायदगी से लें। अब दवाई को टेलर किया जाता है अकॉर्डिंगली, उसमें कमी बेशी ज़रूर आती है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए। हो सकता है कि कोई पेशेंट 5 मिलीग्राम अगर टैबलेट ले रहा है तो आने वाले दिनों में उसको 10 की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि उसे आधी करनी पड़े, लेकिन ये बीपी चेक करना है। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि बीपी की गोली आप लें और चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाकायदा आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे। हाँ, ताहयात ये गोली लेनी पड़ती है, इसको टेलर करना पड़ता है, इसको कमी बेशी इसमें हो सकती है, लेकिन इसका फ़ैसला आपका मॉलेज करेगा। ये कह देना कि डॉक्टर साहब ये मुझे गोली लग गई है, अब तो मैं ये बिल्कुल छोड़ दूंगा, तो अगर आप छोड़ेंगे तो इसकी पेचीदगियाँ बहुत हैं। जैसे मैंने बताया कि ये दिमाग से लेके आँखें, बिनाई, दिल, गुर्दे, ये हर जगह पे बीपी डैमेज कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डैमेज कर रहा होता है और इसकी पेचीदगियाँ बहुत हैं। उसे बचने के लिए ही तो हम मेडिसिन दे रहे हैं, ताकि ये पेचीदगियाँ ना हों, आप बच सकें, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा सर, हमने बात की हाइपरटेंशन के ऊपर, अब हम हाइपो की भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि फीमेल जब आती है ना हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, तो उनका 90 से ऊपर तो ऊपर वाला सिस्टोलिक डायस्टोलिक में इस कदर फ़र्क होता है। वो कहती है कि मेरा ऊपर वाला बीपी हमेशा 90 से ऊपर कभी गया ही नहीं, और नीचे वाला जो है ना वो 60 से ऊपर नहीं गया। तो इन लोगों के लिए आपकी क्या राय? अच्छा, यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या बनी। ठीक है, कुछ कुछ लोगों में हार्मोनल और जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों नहीं रहा। नंबर 1, कहीं उनके अंदर ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं है, जिस्म के अंदर पहले कोई चेंज तो नहीं आई। कुछ ख़वातीन को, जैसे हमारे माशरे में टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ ख़वातीन को या कुछ को पहले कोई टीबी तो नहीं हुई जिसने एड्रिनल ग्लैंड, एक गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसे तो नहीं डैमेज किया। और इसके अलावा और भी वजूहत हैं। ठीक है, एक और बड़ी वजह है, होता है क्या है कि जब इनका ब्लड प्रेशर कम हो तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं आप नमक वाला पानी पी लें, ठीक है, चिकन बीन पी लें, या अक्सर कहते थे डॉक्टर साहब मैं गया था उन्होंने ड्रिप लगाई थी तो मेरा बीपी ठीक हो गया था। ठीक है, इसी हद तक अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन अक्सर डायरेटिक वगैरह ये डिफरेंट चीज़ें डाली या मल्टीविटामिन एक काज हो सकती है। बट हमारे देखने में किया है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट फेलियर होता है, दिल कमज़ोर होता है उनका, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता, ठीक है, और उनका बीपी मुसलसल कम रह रहा होता है। ठीक है, अब अगर उस कंडीशन में आप अगर ड्रिप लगवाएंगे तो फर्दर वर्स करेगी कंडीशन को। तो मैं अक्सर इन लोगों को कहता हूँ जिनका बीपी अगर कम रह रहा है, मुसलसल कम रह रहा है, एक आध मरतबा कम हुआ, हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है गर्मी में जिस तरह स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है उसकी वजह से हो, डायरिया हो गया उसकी वजह से हो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मुसलसल कम है तो प्लीज़ अपना वर्कअप ज़रूर करवाएं। ठीक, इस शहर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप अंदरूने लाहौर से ले लें, मियो हॉस्पिटल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिना हॉस्पिटल है, गुलाब देवी है, बेशुमार प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, आप माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर दिखाएं ताकि एक बार पता चले कि मुसलसल कम रहने की वजह क्या है और उस वजह को ट्रीट करें। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में
वो ऑडियंस जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, या वो लोग जो कंटिन्यू हमें देख रहे हैं, या वो लोग जो हमें देखेंगे या कभी किसी भी जगह पे हमें सुनेंगे, तो उनको बताने के लिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आज हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के ऊपर है, और फिर दिल के जो मसाइल होते हैं उनका हल कैसे किया जा सकता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल में हैं तो उसको हम कैसे जो है वो कम कर सकते हैं और किस तरह आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में चूँकि मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियत जिनको मैं प्रिंसेस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहता हूँ, तो प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है और कंटिन्यू लो रहता है तो उसकी काजेज़ क्या होती हैं और उसको किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। जी सर, तो एक तो सर ये भी कहा जाता है कि डिफरेंट हमने देखा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ औरतों के बीपी हाई हो जाते हैं और कुछ के डाउन भी होते हैं। हाई की तो चलो समझ आती है, डाउन में कुछ लोग ये कहते हैं कि आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी का कोई रोल होता है। देखें, आयरन और कैल्शियम का अगर तो एनीमिया है तो वो उसे करेक्ट करना चाहिए, कैल्शियम इज़ सेपरेट थिंग। बट डाउन का बीपी, फिर मैंने कहा कि उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि उनमें डिहाइड्रेशन तो नहीं, इंटेक कैसा है, खून की कमी तो नहीं है। ठीक है। और दूसरा, अक्सर औकात डाउन पेशेंट कंप्लेन करती हैं प्रेगनेंसी में, वो लेटे हुए कंप्लेन करती हैं, उनका पोस्चर होता है। ठीक है। अगर वो राइट साइड पे करवट लेके लेटी हैं तो उनका प्रेशर डाउन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो यूट्रस, जहाँ पे बच्चा दानी जिसको हम कहते हैं, वो और बच्चे का वज़न, वो एक इन्फीरियर वेना केवा, एक हमारी वेन है, उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तब उसकी वजह से होता है। यही वजह है कि जब वो बीपी चेक करती हैं उस दौरान तो कम आता है। ठीक है। तो यही वजह है कि प्रेगनेंसी में हम रिकमेंड करते हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटें। ठीक है। अगर करवट लेनी है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये ठीक रहती हैं। ठीक है। तो उसे देख लेना ज़रूरी है। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हम पोस्चर की वजह से ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और ये है, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में चेंजेस ज़रूर आती हैं। बिल्कुल ऐसे हम प्रेगनेंसी के दौरान इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो दिल है और बाकी वास्कुलर सिस्टम है, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान अकॉर्डिंग टू चेंज करता है। ठीक है। पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में, मिड में और इसमें, तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। यही वजह है कि हम खुराक का भी ख्याल रखते हैं, हाइड्रेशन का भी ख्याल रखते हैं। फिर एक और वजह जो हम बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट जो हमें देखने में मिलती है अक्सर, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ख़वातीन में दिल फैल जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उस दिल फैलने की वजह की ट्रीटमेंट कुछ और है, और वजह और ट्रीटमेंट बिल्कुल सेपरेट है एज़ कम्पेयर टू बाकियों की। ठीक है। अगर किसी का दिल नॉर्मल है और उनका ब्लड प्रेशर कम रह रहा है, तब तो हम उन्हें कहते हैं कि आप नमक का इंटेक करें, कुछ साल्टी चीज़ें खा रहे हैं। इसमें बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। इसमें आप बिल्कुल नमक बहुत हद तक कम कर देते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा करेंगे तो उनके लंग्स में पानी भर जाएगा। ठीक है। जो कि उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे ही। अच्छा सर, दूसरा ये है कि कुछ लोग जो हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल की बात करें तो उनको अगर कार्डियक इशू हो और साथ में वो अपना कंसीव भी कर लें, तो प्रेगनेंसी के दौरान दिल की दवाइयाँ वो कंटिन्यू रखेंगे या बंद कर देंगे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। आपने फिर ये देखना है कि प्रेगनेंसी से पहले क्या दवाइयाँ ले रही थी, और प्रेगनेंसी अभी हो गई है तो कौन सी, और दिल की कौन सी कंडीशन है। ठीक है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि वो बच्चे को नुकसान दे सकती ठीक है। आने वाले, वो हमें रोकनी पड़ेंगी। ठीक है। वो फिर फिर दोबारा यानी रीविजिट होगा, रिकंसिडर करेंगे? जी जी बिल्कुल। किसी भी खातून को, किसी भी बच्ची को अगर दिल की बीमारी है, दिल की कोई बीमारी जैसे वेल्वुलर डिजीज़ हैं, अगर वो वेल्वुलर स्टेनोसिस, दिल की वेल्व तंग हैं या लीक कर रहे हैं, या कोई और बीमारी है जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, इस तरह की कोई भी बीमारी हो, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने मौलिद से मिल लें, मियाँ बीवी दोनों मिल लें, उनसे डिस्कस कर लें कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आगे हाँ इसके नताइज क्या निकलेंगे, हमें मेडिसिन कौन सी लेनी है, कौन सी बंद करनी है। दूसरा, अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं, नहीं पता था, तब भी मिले, अपने रीविज़िट ज़रूर करें, और उनसे एकोकार्डियोग्राफी अगर वो कहते हैं वो करवाएं, बाकी टेस्ट हैं वो करवाएं। अक्सर देखने में आता है कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जिनके दिल के बाल तब्दील हुए होते हैं, जैसे माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट है, हमारे यहाँ माइट्रल स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, तो वो गोली वारफिन ले रही होती हैं, मेरीवान ले रही होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। शुरू में हम पहले ट्राइमेस्टर में नहीं देते। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्लीज़ उसको करेक्ट करवाएं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बच्चे को नुकसान दे सकती हैं पैदा होते हुए, उन्हें रोकना ज़रूरी है। उसका नेमुल बदल बिल्कुल मार्केट में मौजूद है, वो आपका मॉलेज, आपका डॉक्टर आपके लिए तजवीज़ करेगा और वही लेनी चाहिए। प्लीज़ इस बारे में केयरफुल रहें, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होती हैं, कहीं ऐसे ना हो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो, और अगर बच्चा पैदा हो तो एबनॉर्मल हो।
इस बारे में ज़रूर एहतियात करें। दूसरा सर, वो लोग जो पेरीफ्री एरियाज़ में या दूर दराज के एरिया में हमें सुन रहे होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके कार्डियक इशू या उनके दिल के मसाइल शुरू हो गए? मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लोग आते हैं हमारे पास कि लेफ़्ट साइड पे मेरा जी दिल जो है ना वो फड़क रहा है या धड़क रहा है या मुझे दर्द हो रही है या मेरा सीना जो है हर वक्त लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या बैक साइड पे पेन रहता है, तो उन लोगों को हम कैसे एजुकेट करेंगे कि ये आपको दिल का मसला है या कोई और वजह हो सकती है? देखें, अलामात बिल्कुल दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। आप जो स्पेसिफ़िकली कह रहे हैं वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की वजह से कह रहे हैं। ठीक है। दिल की बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जिसमें दिल के मसल्स का कमज़ोर हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, दिल के वाल्व का बंद होना और दिल में धड़कन का एबनॉर्मल होना। ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ दिल की हैं। इस सब की मुख्तलिफ़ अलामात ज़रूर हैं। ठीक है। अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या इंजाइना या हार्ट अटैक की, तो उसकी अलामात ये हैं। अगर इंजाइना की कहें तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब जब चलता हूँ तो सीने पे दबाव महसूस होता है। हो सकता है कि वो लेफ़्ट साइड पे कहीं, हो सकता है राइट साइड पे, हो सकता है जा में, जबड़ों में और बैक साइड पे जाए। ठीक है। ठीक है, नाव से ऊपर ऊपर दर्द कहीं पे भी हो सकता है, चलने पे। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें वो हार्ट अटैक है तो यही दर्द बैठे बैठाए भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर फ़र्ज़ करें किसी में भी अलामात हैं तो प्लीज़ अपने मॉलिज के पास जाएं, अपने हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे आपकी ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और अपना आपके डॉक्टर आपको असेस करेंगे क्या वाकई ये दिल का दर्द है। ये तो हुआ उनके लिए जिनको हो रहा है, तो वो आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे और आपका इलाज तजवीज़ करेंगे। अगर वाकई सीरियसनेस है तो आपको एंजियोग्राफी तजवीज़ करेंगे और एंजियोग्राफी के बाद ही पता चलेगा कि वेसल कितनी बंद है, नाली कितनी बंद है, क्या उसमें स्टंट डालने की ज़रूरत है, बाईपास करने की ज़रूरत है, ताहयात दवाइयों की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये तो हुआ दिल की। दूसरा ये है कि स्क्रीनिंग, कि लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मुझे वाकई दिल की बीमारी है या नहीं है। ठीक है। मैं वैसे तो चल फिर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं। तो उसके लिए 2 टेस्ट तो बहुत ज़रूरी हैं स्क्रीनिंग, दिल के लिहाज से कह रहा हूँ। एक ये है कि लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, जो कि सुबह खाली पेट करवाया जाता है फास्टिंग में, एक वो बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेशन ये है जिसकी भी 18 साल से उम्र ज़्यादा हो वो हर 5 साल के बाद कम से कम एक लिपिड प्रोफाइल अपना करवा, ठीक है, अगर वो नॉर्मल है। और अगर उसके ख़ानदान में, उनके ख़ानदान में किसी को भी दिल की बीमारी हो, उनमें लिपिड चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो, तब वो हर साल करवा लें। और दूसरा आसान सा हल है, उसको हम कहते हैं ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जो ट्रेडमिल पे चलाने वाला टेस्ट। ठीक है। ये 2 टेस्ट भी अगर करवा लें तो ये बहुत अच्छे स्क्रीनिंग है, सादा से टेस्ट है, एटलीस्ट पता चल जाता है कि आज आपके दिल की कंडीशन है क्या। ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ हम कोलेस्ट्रॉल पे आते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में एक सिंपल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लेके आते हैं, तो वो देखने के बाद हम उनको कहते हैं कि भैया आपने एक प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल करवाना है और साथ में आप अपना HbA1c भी करवा के आएँ, क्योंकि आपका वेट भी ज़्यादा लग रहा है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ये टेस्ट दोनों आप करवा के आएँ। अब यहाँ पे सर सवाल ये पैदा होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को जो हम दवाई रिकमेंड करते हैं वो फॉर लाइफ होती है या कुछ टाइम के बाद उसको बंद किया जा सकता है? इस पे 2 चीज़ें हैं सर। एक तो लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेके आते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन तो किया जा सकता है लेकिन ये कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। ठीक है, होना है तो लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट चाहिए प्रॉपर, ताकि हमें पता चले कि जिस्म के अंदर कौन सी चर्बी की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी टाइप्स हैं, LDL है, HDL है, तो कौन सी ज़्यादा है और उसे ट्रीट किया जाए। अब फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया वो टोटल कोलेस्ट्रॉल का है, तो यूरोपियन पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि जिनका 200 से ज़्यादा टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, बट पाकिस्तानी पॉपुलेशन की डिफरेंट स्टडीज़ हैं। हमारा चूँकि साइज़ कम है उनकी निस्बत, हमारा बॉडी मास इंडेक्स उनसे चेंज है, तो हमें तो 150 से ज़्यादा हार्ट अटैक हो ऐसे ही जाता है, है, बिल्कुल ऐसे। तो 200 पे हम कैसे रिलाई करें। ठीक है, अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज्ड रह रहा है, नंबर्स रेज्ड हैं और उनमें कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो हम उनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन शुरू कराते हैं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर ठीक पहले है। कहा। ठीक है, तो वो ज़रूरी हो जाती है। अगर वो ये नहीं देंगे तो उनमें हार्ट अटैक के फिर चांसेस या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर उसका एक लेवल है, हम ये वो टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर परसिस्टेंटली वो टारगेट सेट रहता है तो हम डोज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देना ज़रूरी है। पहली बात ये समझ लें कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल, चर्बी में, खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, तो पहला उस पर स्टेप है अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलें। प्लीज़ मीठा कम से कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें,
फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, फिर अगर ज़रूरी है तो फिर मेडिसिन भी है, वो लेनी चाहिए। ये मेडिसिन दो तरह से, एक है इलाज, एक है प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन के लिए भी ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल, ये तीनों का चूँकि हमने एक ये प्रोग्राम रखा था, अब तीनों चूँकि ये तकरीबन हर बंदे में है। वो लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद की होती हैं, वो अपने आप को चेकअप नहीं करवाते, वो कहते हैं मुझे नहीं है, लेकिन जब भी वो स्क्रीनिंग से गुजरते हैं उनको ये मसला ज़रूर होता है। एक तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो क्या है, और दूसरा ये कि अगर कौन से नंबर से वो ऊपर जाए तो एक नॉर्मल, एक आम पब्लिक को पता हो कि मेरा बीपी हाई है। बहुत ही आसान सा है। जो सिस्टलिक ब्लड प्रेशर, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120/120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट लेकिन ये वेरी करता है, चेंजेस इसमें हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल, मैंने बात अर्ज़ की कि किसी वक्त एक वक्त नहीं, मुसलसल रीडिंग्स में ज़्यादा है, 130 से ऊपर है, और नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से 85 से ऊपर है, तो इट मीन्स कि इनको अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब वो ट्रीटमेंट फिर से वहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू होती है, तर्ज़ ज़िंदगी अभी भी वही है। और उसके बाद अगर ज़्यादा रह रहा है तो हम फिर ये देखते हैं कि इनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर उन्हें हम मेडिसिन शुरू करवाते हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जाए, नॉर्मल पे लाया जाए। फिर इस तरह के पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, एक बार उनकी तशख़ीस हो गई, डायग्नोसिस हो गया, तब उनमें टारगेट हम रखते हैं ऊपर वाले ब्लड प्रेशर 130 से कम होना चाहिए, और नीचे का ब्लड प्रेशर 85 यानी और 80 से कम होना चाहिए। ये टारगेट है हमारा। अच्छा सर, चूँकि हमारी ये टॉपिक तीनों इसी तरह के हैं कि इसके ऊपर लाइफ मॉडिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं, उसमें एक तो खाना पीना हम लोगों का चेंज करते हैं, या उसको कहते हैं अपने स्टाइल को चेंज करें, अपने वेट को कम करें, सोना उठना बैठना अपना चेंज करें। तो क्या दिल का मरीज़ एक्सरसाइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कुछ ही ऐसी कंडीशन है दिल के मरीज़ों में जिनमें हम एक्सरसाइज कुछ अरसे के लिए रोक देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सरसाइज रोकनी है, बिल्कुल नहीं। यूजुअली दिल के मरीज़ की फिर कंडीशन देखनी पड़ती है कि अगर उनका दिल ठीक है तो हम कहते हैं कि आप कम से कम आधा घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करें। और अगर दिल कमज़ोर है तो फिर हम इन्हें सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज कहते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कार्डिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं। कार्डिक रिहैबिलिटेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उन्हें बताता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करें, कितना चलें, कितना बैठें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट अभी थोड़ा सा वीक है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये तो फंक्शनल है, लेकिन काफ़ी इलाकों में नहीं है। तो ये ज़िम्मेदारी भी कार्डियोलॉजिस्ट को ही निभानी पड़ती है, या फिर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को निभानी पड़ती है। तो उसमें हम उन्हें बताते ज़रूर हैं कि आप कितना चलें और कितनी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल का मरीज़ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकता, करनी चाहिए। दूसरा सर, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, ये अक्सर हमारे पास आते हैं, तो इनको जब हम कहते हैं कि भाई आपने वॉक करनी है, तो वो कहते हैं कि जी हमारी वॉक का पैटर्न क्या होगा। हम हाई जिम कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्कआउट कर सकते हैं, या एक सिंपल वॉक कर सकते हैं। तो ये हर तरह की कैटेगरी कर सकते हैं। देखें, अगर तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और मेडिसिन पे नॉर्मल रह रहा है, बिल्कुल हर तरह की कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिम भी कर सकते हैं, बिल्कुल जिम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक अभी हम चूँकि डाइट के ऊपर भी बात करते हैं, तो हमारा चूँकि मुल्क में आजकल ये बेकरी आइटम्स और सुबह सुबह टोस्ट का नाश्ता, उठते ही चाय का पीना, फिर अगर हम अंदरून शहर की बात करें तो कुलचा, लस्सी, दही, हलवा पूड़ी, लाहौर है, तो लाहौर है, तो वो फिर ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये चूँकि एक रीज़न बनती है सारे कार्डियक इश्यूज़ की। अब वो लोग जो कहते हैं हमारा इनके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि वो किस क्वांटिटी में? सादा सा पैगाम है, बहुत ही सादा सा है। अगर आप ये सब कुछ खाना चाहते हैं तो सर फिर कसरत करें, वर्जिश करें, और इस सारे खाने को फिर जलाएं भी, अगर कर सकते हैं तो। जितना बॉडी में इंटेक कर रहे हैं उसका अगर कर सकते हैं तो क्या आप वाकई जितना खा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना खा रहे हैं, इसमें कैलोरीज़ कितनी हैं, और इस कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए मुझे कितनी कसरत करनी पड़ेगी। देखिए, आपके बड़े भी यही खाना खाते थे, उन्हें तो हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, वो कसरत करते थे, वो चलते फिरते थे। हम खाना उन्हीं की तरह खाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम हलवा पूरी भी खाएं, हम कैलोरीज इंटेक बहुत ज़्यादा करें, और हम चले भी नहीं। यस, और हम चलें भी नहीं, हम कार में बैठें, आगे आएँ, घर पे भी इसी तरह बैठें, तो फिर वो तो जमा होगा सर। ठीक है। इस वजह से प्लीज़, अगर आप आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने खानों को चेंज करें और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। खानों को चेंज करना पड़ेगा।
अब वक्त आ गया है कि आप अपने उस स्टाइल को चेंज करें। बेकरी आइटम्स में भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप जो खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। हम ऐसी नेशन हैं जो हम मोबाइल या सेल फ़ोन ख़रीदते हुए 10 मरतबा रिसर्च करते हैं, कार लेते हुए रिसर्च करते हैं, हम देखते ज़रूर हैं कि इसमें फ़ीचर्स क्या है, लेकिन बदकिस्मती से हम खाना खाते हुए सिर्फ जायका देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर है क्या, वो कितनी कैलोरीज़ हमें दे रही हैं और कितना हमारी बॉडी को नीड है। प्लीज़ इसको देखा करें और उसके हिसाब से आप वर्जिश भी करें और उसी के हिसाब से खाएं पिएं, तभी आप सेहतमंद रह सकेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत कीमती टाइम में से अपना टाइम निकाला और हमें वक्त दिया, और हमारी ऑडियंस के जो सवाल थे या उनके जहनों के अंदर जो ख्यालात थे, जो मिथ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको काफ़ी हद तक आपने क्लियर करने की कोशिश की। तो अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आखिरी 1 मिनट में आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें कि पब्लिक आपसे रब्ता कैसे करे और अपने आप को कैसे महफूज बनाए। देखें, मैसेज बड़ा सिंपल सा है। बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, सेहतमंद कैसे रहें? सेहतमंद रहने के कुछ ही फार्मूले हैं। एक ये कि जो आप खा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, कोशिश करें तली हुई चीज़ों से कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों का, बाज़ार की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। हमें नहीं पता कि ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, हमें नहीं पता कि उसमें प्रोडक्ट कौन सी है। घर में अपने सामने ही पकवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चीनी से बचें, मीठी चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें। जैसे अभी हमारे दोस्त ने आपको बताया कि शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, तो मीठी चीज़ों से कम इस्तेमाल करें। फिर आता है वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। तीसरे नंबर पे अगर आप मरीज़ हैं और तशख़ीस हो चुकी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं या फिर दिल के मरीज़ हैं, तो बाकायदा अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उन्हें ना छोड़िए और अपने मौलिज के पास रेगुलर जाइए। आखिर में खुश रहिए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। यही एक सादा से तर्ज़ ज़िंदगी है जो आप अपना के सेहतमंद रह सकते हैं। जहाँ तक बात है हमसे कांटेक्ट करने का, देखें इस शहर में बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। आप किसी के पास भी जा सकते हैं, उनके पास अपना कांटेक्ट करें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। और अगर आपने फिर भी हमसे कांटेक्ट करना है तो मैं सुबह के टाइम सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। वहाँ पे फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है जहाँ पे ओपीडी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एकोकार्डियोग्राफी, वहाँ पे हर तरह के प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी भी है, वो आप अवेल कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम, मैं खुद मौजूद होता हूँ थ्रू आउट। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अपनी कंप्लीट डिटेल भी आपको दे दी और प्रोग्राम का जितना भी हिस्सा था हमने कोशिश की कि आपके सवाल जवाब जो है उनको आपके जहनों के अंदर उठने वाले ख्यालात को जो है एड्रेस किया जाए। और जितने भी करंट इशू थे सब के ऊपर हमने बात की, जितनी इन्वेस्टिगेशन थी उन सब के ऊपर बात की। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।